आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। तेईस सितंबर की शाम है। दिन भर पॉडकास्ट लेकर आ गया हूं मैं नितिन ठाकुर। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में हैं और अभी वहां सुबह हो रही है, तो आज पूरा दिन उनका बहुत ज्यादा व्यस्त है, मुलाकातों में ही गुजरेगा। तो किन लोगों से मिलने वाले हैं मोदी और क्या बात होंगी उनसे, ये बताएंगे। पेगासस का मामला सुप्रीम कोर्ट में फिर उठा है। तय हुआ है कि एक विशेषज्ञ समिति बनाई जाएगी जो मसले की जांच करेगी। थोड़ा विस्तार में समझेंगे इसे। एक न्यूज और है, WHO ने कोई इलाका प्रदूषित है या नहीं इसकी परिभाषा ही बदल दी है। नई डेफिनेशन को माने तो साल के ज्यादातर समय पूरा भारत ही प्रदूषण में जी रहा है। तो इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ ये बात सीरियस भी है। और आखिर में टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबर। लिथुआनिया देश की सरकार ने लोगों से कहा है कि अपने चाइनीज फोन फेंक दो। तो ऐसा क्यों कहा है, यही तो बताना है हमें। लेकिन पहले बताएंगे हेडलाइंस और आ गई है खुशबू। देश में कोरोना के नए मामलों में लगातार गिरावट आ रही है। वैक्सीनेशन का आंकड़ा भी 83 करोड़ के पार हो गया है। इस बीच सरकार ने डोर टू डोर वैक्सीनेशन की अनुमति दे दी है। इसके लिए गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई हैं। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल ने आज इसकी जानकारी दी। यूपी की बांदा जेल में बंद विधायक बाहुबली मुख्तार अंसारी ने कोर्ट से कहा है कि उनकी जान खतरे में है। एम्बुलेंस कांड के मामले में जब अंसारी कोर्ट में पेश हुए तब उनके वकील ने अंसारी के लिए हाई सिक्योरिटी की मांग की। साथ ही साथ योगी सरकार पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि सरकार उनसे नाराज है और उन्हें मरने के लिए उनके खाने में जहर मिला सकती है। खुफिया एजेंसियों के हवाले से एक अलर्ट जारी हुआ है जिसमें बताया गया है कि ISI भारत में बड़ा हमला करना चाहती है। ISI भीड़ भाड़ वाले इलाकों में धमाका करने की साजिश रच रहा है। पंजाब के तरन तारण में भी आज टिफिन बॉक्स में बम बरामद हुए हैं, जिसके बाद से पुलिस आतंकी साजिश के अलर्ट को लेकर सतर्क हो चुकी है। आज भवानीपुर की जनता को संबोधित करते हुए TMC प्रमुख ममता बनर्जी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और दावा किया कि अगर निष्पक्ष तरीके से चुनाव हुए होते तो बीजेपी 30 सीटें भी ना जीत पाती। ममता ने साथ भी ये भी कहा कि भवानीपुर एक मिनी इंडिया है जहां पर सभी जाति और धर्म के लोग एक साथ रहते हैं। 18 सितंबर को जम्मू कश्मीर के उरी में हुआ ऑपरेशन खत्म हो गया है। 5 दिन के इस ऑपरेशन में सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। साथ ही साथ आतंकियों के पास से 5 AK-47, 8 पिस्तौल और 7 हैंड ग्रेनेड को बरामद किया है। वहीं असम के दरांग जिले में आज कब्जा हटाने गई पुलिस की लोगों में झड़प हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिपाहझार में हुई इस झड़प में 2 लोगों की मौत हो गई है, कई घायल भी हुए। उधर बंगाल झारखंड बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान आसनसोल पुलिस ने रूटीन चेकिंग के दौरान 25 पिस्तौल बरामद किए हैं। पुलिस ने एक आरोपी ऐश मोहम्मद को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी आसनसोल के कुल्टी का रहने वाला है। गूगल ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI द्वारा उसके खिलाफ की गई जांच की गोपनीय रिपोर्ट को लीक होने के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की है। गूगल ने एक बयान में कहा है कि इस कवायद का मकसद CCI की जांच शाखा को मिली किसी भी गोपनीय जानकारी को गैर कानूनी रूप से बाहर आने से रोकना है। कंपनी का कहना है कि उसे अभी तक ये गोपनीय रिपोर्ट नहीं मिली है। कोरोना संक्रमण में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 50,000 रुपए का मुआवजा देने पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अब 4 अक्टूबर को मामले की सुनवाई के वक्त कोर्ट फैसला सुनाएगा। सुनवाई के दौरान अक्टूबर में आदेश पारित करने की भी बात कही गई है। IPL 2021 फेज 2 में आज मुंबई इंडियंस का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से है। मैच की शुरुआत KKR के टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने के साथ हुई। मुंबई के लिए कप्तान रोहित शर्मा की प्लेइंग 11 में वापसी हुई है, जबकि हार्दिक पांड्या आज का मुकाबला भी नहीं खेल रहे हैं। मुंबई अगर आज का मैच जीतती है तो वो पॉइंट्स टेबल में 10 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगी। वहीं अगर KKR जीती तो वो नंबर 4 पर काबिज हो जाएगी और मुंबई टॉप 4 से बाहर। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के वॉशिंगटन DC में पहुंच गए हैं। 25 सितंबर तक यहीं रहने वाले हैं। 6 महीने बाद PM कोई विदेश यात्रा कर रहे हैं और ये 7वीं बार है जब वो US में हैं। पिछली बार आपको याद होगा 2019 के सितंबर में ही गए थे। हाउडी मोदी प्रोग्राम हुआ था, ट्रंप तब प्रेसिडेंट थे। तो इस बार संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली के 76वें सेशन को मोदी एड्रेस करेंगे ही, लेकिन इस दौरे में उनकी काफी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होनी है। एक तो वो 5 बड़ी कंपनियों के कर्ताओं धर्ताओं से मिलेंगे आज। ये हैं क्वालकॉम, एडोब, फर्स्ट सोलर, जनरल एटॉमिक्स और ब्लैकस्टोन। इसके अलावा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से भी मिलना है उन्हें। इसी जून में दोनों ने फोन पर बात की थी, लेकिन ये पहली ऑफिशियल मुलाकात होनी है इन दोनों नेताओं की। इसके अलावा जापानी PM सुगा और ऑस्ट्रेलियन PM
स्कॉट मॉरिसन से भी उनको मिलना है, मगर सबकी नज़र होगी मोदी बाइडेन की मीटिंग पर, जिसे कल होना है। दोनों के बीच 2 बार वर्चुअल मीटिंग्स तो हो चुकी हैं, आमने सामने पहली बार होंगे। अब ये भी जान लेते हैं कि इन मीटिंग्स में किन किन मुद्दों पर चर्चा छिड़ेगी, और ये बात जानने के लिए मैंने बात की दिल्ली में जो थिंक टैंक है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, इसमें स्ट्रेटेजिक स्टडीज प्रोग्राम पढ़ाने वाले प्रोफेसर हर्ष वी पंत से। अच्छा, आज पीएम मोदी के एजेंडे में ये है कि वो 5 कंपनियों के सीईओ से मिलेंगे। बड़ी कंपनियां हैं, मैंने अभी उनके नाम भी बताए। तो ये मुलाकात इतनी अहम क्यों है और किन संभावनाओं पर बात हो सकती है? देखिए, वो तो जब भी बाहर प्रधानमंत्री जाते हैं तो भारत को एज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो एक तो उस लिहाज से पोस्ट कोविड इकोनॉमिक रिकवरी के लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि भारत अपने आप को भारत ये दिखाए कि वो सही रास्ते पर चल रहा है, और जो जो चेंजेस, जो रिफॉर्म्स इंडिया ने इनिशिएट किए हैं घर में, वो जो इन्वेस्टर कम्युनिटी है उस तक पहुंचे। तो उसके लिहाज से जो मीटिंग है इम्पोर्टेंट होगी। और दूसरा, जो कंपनीज को अगर आप देखें तो ज्यादातर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज वाली कंपनीज हैं। तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इस समय इंडिया के बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है, और उस पर किस तरह से कंपनीज इंडिया में आके इन्वेस्ट करें और इंडिया के साथ कोलैबोरेट करके टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट की बात हो, उस मुद्दे को लेकर ये मीटिंग इम्पोर्टेंट है। कल जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी पहली बार आमने सामने मिलने वाले हैं, और अभी दोनों देशों के बीच में कॉमन टॉपिक तो अफगानिस्तान का है, तो क्या ये दोनों देश मिलकर अफगानिस्तान पर कोई बड़ी बात कह सकते हैं? देखिए, अफगानिस्तान भारत के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा, और भारत ये कोशिश करेगा कि जो एक ब्रॉडर काउंटर टेररिज्म पॉलिसी है अमेरिका की, उसमें अफगानिस्तान इम्पोर्टेंट एंगल रहे, क्योंकि अमेरिका की फोर्सेस जरूर वहां से चली गई हैं, लेकिन जो कुछ अफगानिस्तान में जो अफगानिस्तान पाकिस्तान बेल्ट में होगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ भारत को नहीं झेलने पड़ेंगे, उसके तो कॉन्सिक्वेंसेस दुनिया भर में झेले जाएंगे, जैसा पहले भी हो चुका है जब वहां से अलकायदा ने अपने को लॉन्च किया था और अमेरिका तक पहुंच गया था। तो उसको चलते भारत ये कोशिश करेगा कि जो उसकी सेंसिटिविटीज हैं वो कन्वे करे अमेरिका को, और अगर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ किसी तरह का काउंटर टेररिज्म के ऊपर बातचीत हो सकती है तो उसको आगे बढ़ाए। अफगानिस्तान अगर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पैसिफिक इम्पोर्टेंट है, तो भारत के लिए वेस्टर्न फ्रंटियर इम्पोर्टेंट है। तो दोनों की इम्पोर्टेंस अपनी जगह है, और अगर अमेरिका ये चाहता है कि भारत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाए इंडो पैसिफिक में, तो भारत भी ये चाहेगा कि अमेरिका एक रिस्पॉन्सिबल पार्टनर की तरह वेस्टर्न फ्रंटियर को टैकल करे। अच्छा, कमला हैरिस से भी आज उनकी मुलाकात होनी है, और एक इंडियन कनेक्शन तो है कमला हैरिस का, लेकिन वो भारत में कुछ इंसिडेंट हुए हैं उनके खिलाफ रही हैं, जैसे कश्मीर में आर्टिकल 370 को जब खत्म किया गया तो वहां के हालात को काबू करने के लिए कुछ पाबंदियां लगाई थी, तब कमला ने इसका विरोध किया था। तो अब जो आज दोनों की मीटिंग होने वाली है वो किस एजेंडे पर है, और यहां से किन चीजों पर सहमति बनती दिखती है? देखिए, कमला हैरिस, दो बातें। एक तो कमला हैरिस उपराष्ट्रपति हैं, तो कोई बहुत उनके साथ एजेंडा सेटिंग तो नहीं होगी। उनके साथ तो एक औपचारिक मुलाकात है, जो बेसिकली पहली बार प्रधानमंत्री उनके साथ डायरेक्टली मिलेंगे। तो वो सेकंड इन कमांड है अमेरिका में, तो उसके लिहाज से बातचीत होगी। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत एजेंडा सेट होगा भारत और अमेरिका संबंधों का। और दूसरी तरफ जहां तक भारत के साथ उनकी संबंधों की बात है, मुझे नहीं लगता कि भारत को उस तरीके से कमला हैरिस को देखना चाहिए। कमला हैरिस अपनी पोजीशन या अपनी जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका दायित्व है, वो अमेरिका के लिए पहला है। वो अमेरिका की राष्ट्रपति हैं, तो उसके लिहाज से वो अपना पक्ष रखेंगी, और भारत के प्रधानमंत्री के लिहाज से अपना पक्ष रखेंगे। उनकी अपनी कुछ प्रायोरिटीज रही हैं पहले, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो प्रायोरिटी, जैसा आपने जिक्र किया कि उन्होंने कई चीजों का विरोध किया था जो भारत में की हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बातें ओवरशैडो करेंगी इस एंगेजमेंट को, क्योंकि वो भी चाहेंगे कि उनकी पहली मुलाकात भारत के प्रधानमंत्री के साथ किसी गलत स्टैंड पर ना हो, बल्कि एक पॉजिटिव नोट पर एंड हो।
तो डिफरेंसेस को साइड में रखकर मुझे लगता है पॉजिटिविटी को ज़्यादा अंडरस्कोर किया जाएगा इस रिलेशनशिप में। उनके डिफरेंसेस हो सकते हैं भारत के साथ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस मीटिंग में हमको वो देखने को बहुत मिलेगा। संसद की कार्रवाई खा जाने वाले पेगासस के बवाल का अंत अभी हुआ नहीं है। सरकार और विपक्ष दोनों अलग अलग तर्क पर कायम है। पहले तो सरकार कह रही थी कि जासूसी हो ही नहीं सकती, फिर कह रही कि यदि हुई भी होगी तो हमने नहीं कराई। विपक्ष अड़िग है, सरकार पर लठ ताने खड़ा है। सुप्रीम कोर्ट में भी इसी को लेकर हलचल रही और अभी भी है। याचिका पर याचिकाएं डाली गईं, कहा गया कि कोर्ट खुद जांच करे इस मामले की। तो अब कोर्ट ने जांच करने के लिए कमेटी गठित करने की कोशिश की है। इंटरेस्टिंग यह है कि जिनसे भी कहा गया उनमें से ज्यादातर लोगों ने निजी कारणों का हवाला देकर पिंड छुड़ा लिया। बहरहाल कोर्ट कह रहा है कि समिति की घोषणा अगले हफ्ते तक हम कर ही देंगे। वैसे कई लोगों का कहना है कि मामला ज्यादा टिकेगा नहीं कोर्ट में, क्योंकि लीगलिटी नहीं है ज्यादा इसकी। कैसे साबित करेंगे कि जासूसी हुई ही है? तो ऐसा है क्या, ये पूछा हमने सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी खबरें कवर करने वाली आज तक रेडियो रिपोर्टर नलिनी शर्मा से। देखिए, जब ये मामला पहली बार ही कोर्ट में आ गया था तभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो इस मामले में इश्यूज रेज हुए हैं वो काफी हद तक गंभीर हैं, और इसी कारण से सुप्रीम कोर्ट ने काफी बार केंद्र सरकार से जवाब भी मांगा था कि वो हलफनामे या एफिडेविट में लिख कर दें कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने पेगासस का इस्तेमाल किया था या नहीं किया था सर्वेलेंस करने के लिए। एफिडेविट पे सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा था, पर केंद्र सरकार की तरफ से जवाब आया नहीं था। उन्होंने बोला था कि वो ऐसी डिटेल्स पब्लिकली सुप्रीम कोर्ट के साथ नहीं शेयर कर सकते, क्योंकि उसके रैमिफिकेशंस हो सकते हैं नेशनल स्केल पे, नेशनल सिक्योरिटी को लेकर भी। क्योंकि अगर वो ये एक्सेप्ट कर लेते कि पेगासस का यूज हुआ था, तो जो उनके टारगेट ग्रुप्स हैं जिसमें टेररिस्ट भी इन्वॉल्व है, वो सतर्क हो जाएंगे कि सरकार पेगासस का यूज करके उन पे सर्वेलेंस कर रही है। और अगर वो ये बोलते कि नहीं, पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं हुआ था, तब भी वो इस बात के बारे में सतर्क हो जाएंगे ये टारगेट ग्रुप्स। इसलिए सरकार ने साफ साफ बोल दिया था कि वो जवाब नहीं देंगे कि पेगासस का इस्तेमाल हुआ था या नहीं हुआ था। लेकिन उन्होंने ये भी बोला था कि जो देश के कानून है उनके हिसाब से नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स के लिए सर्वेलेंस किया जा सकता है एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके। तो ये इस पूरे इश्यू की मेन लीगैलिटीज हैं जो सुप्रीम कोर्ट देखेगा, और जो अब ऑर्डर जो अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट पास करेगा उसमें इसमें से काफी बातें साफ होकर सामने आ जाएंगी। अच्छा नलिनी, इस कमेटी के गठन से क्या नयापन आ सकता है इस मामले में? यानी क्या कोर्ट को किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में मदद मिलेगी इस कमेटी से? अब ये जो कमेटी जिसके बारे में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आज बोला है, ये कमेटी गठित करेगा सुप्रीम कोर्ट, जो इस पूरे मामले में जांच करेगी, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। अब आप देखिए तो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बोला था पहले से कि उन्होंने अपनी एक एक्सपर्ट कमेटी बना ली है पेगासस के मामले में जांच करने के लिए, क्योंकि एक एक्सपर्ट ओपिनियन की जरूरत है और ये वाली चीजें सिर्फ एक्सपर्ट्स ही एनालाइज कर पाएंगे। पर जो पिटिशनर्स थे जो ये चाह रहे थे कि पेगासस के मामले में जांच हो, उन्होंने अपना एतराज जताते हुए ये बोला था कि अगर कोई कमेटी गठित हो भी रही है तो वो कमेटी सुप्रीम कोर्ट के अंडर गठित होनी चाहिए, और केंद्र सरकार को ये कमेटी बनाने का हक नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि अगर सरकार की कमेटी ही सरकार पे इन्वेस्टिगेशन करेगी तो उस पर प्रेशर पड़ने की संभावना हो सकती है, और उनका ये भी कहना था कि पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट जांच नहीं होगी सरकार के अंडर। तो सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आज कोई और मामले की सुनवाई के टाइम पेगासस में जो एक वकील अपीयर होते हैं, सीनियर एडवोकेट सीओ सिंह, उनसे ये बोला कि एक कमेटी सुप्रीम कोर्ट बनाना चाह रहा है और बहुत सारे एक्सपर्ट्स इस कमेटी का हिस्सा नहीं हो पा रहे हैं, काफी पर्सनल रीजन से यह कारण देते हुए। तो उसकी वजह से इस पूरे मामले में देरी हो रही है। लेकिन अगले हफ्ते तक सुप्रीम कोर्ट एक डिटेल्ड ऑर्डर पास कर देगा ये कमेटी मेंबर्स के नाम देते हुए, और ये भी डिटेल्स देते हुए कि कमेटी कैसे फंक्शन करेगी और कितने टाइम पीरियड इसके पास होगा ये पूरी जांच खत्म करने के लिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल है नलिनी जी। कोर्ट का एक ये भी कंसर्न था कि कमेटी गठित करने में जो देरी लगी है वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोगों ने नाम वापस ले लिए, वो नहीं चाहते थे कि इस कमेटी में रहें, तो निजी कारण बताए बहुत लोगों ने।
तो वाकई निजी कारण थे या कोई और वजह रही, कोई डर वगैरह? देखिए, अब इसके पीछे क्या कारण है कि ये जो एक्सपर्ट मेंबर्स हैं, ये कमिटी का पार्ट नहीं बनना चाह रहे, ये अभी बहुत जल्दी होगा इसमें स्पेक्युलेट करने के लिए। क्योंकि अभी हमें ये भी नहीं पता कि ये कमिटी मेंबर्स हैं कौन और इनके नाम क्या है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस विषय पर अभी कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं आई है। इसलिए हमें अगले हफ्ते तक वेट करना पड़ेगा ये जानने के लिए कि ये कमिटी मेंबर्स कौन हैं जो इस कमिटी का पार्ट होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये ज़रूर बोला है कि पर्सनल रीजंस देते हुए बहुत सारे लोगों ने इस कमिटी से बैकआउट कर लिया है कि वो इस कमिटी का पार्ट नहीं हो पाएंगे। पर इसमें अभी कोई कारण इसके पीछे लगाना हमारी तरफ से गलत बात होगी, क्योंकि अभी तक इसके बारे में कोई डिटेल्स उभर कर सामने आई नहीं है। पर अगले हफ्ते एक बार सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है, उसके बाद ये देखना रह जाएगा कि जो कमेटी के मेंबर्स हैं वो आगे जाके इसकी जांच कैसे करेंगे पूरी तरीके से, और कितना जल्दी सुप्रीम कोर्ट के सामने एक रिपोर्ट आ सकती है इस पूरे पेगासस के मामले में। दुनिया में हर साल 70 लाख लोगों की मौत की वजह क्या है? टेररिज्म, भुखमरी, युद्ध, रोड एक्सीडेंट? नहीं, वजह है प्रदूषित हवा। हर साल 70 लाख लोग सिर्फ टॉक्सिक हवा में सांस लेने से मर जाते हैं। और यह आंकड़ा है WHO का, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसका मानना है कि इंसानी जिंदगी के लिए सबसे बड़ा खतरा वायु प्रदूषण है। बढ़ता हुआ कंज्यूमरिज्म, कारखाने, गाड़ियां, इनसे बढ़ते हुए प्रदूषण ने हवा में विषैले कण, जिन्हें अंग्रेजी में कहते हैं टॉक्सिक पार्टिकल्स, ये बिखेर दिए हैं। और इसलिए WHO ने कहा था कि ऐसी हवा में सांस लेना सिगरेट पीने जैसा है। सोचिए, जिस माहौल में हम, आप, हमारे बच्चे सांस ले रहे हैं, कितना खतरनाक है। अब 15 साल बाद 22 सितंबर यानी कि कल WHO ने एयर क्वालिटी पर अपनी गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। नई गाइडलाइंस में फॉसिल फ्यूल ईंधन के उत्सर्जन में पाए जाने वाले पार्टिकुलेट मैटर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के लेवल को घटाने की सिफारिश की गई है। कहा गया है कि अगर नए स्टैंडर्ड्स को माना गया तो PM 2.5 से दुनिया भर में होने वाली 80% मौतों को रोका जा सकता है। तो WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस अधनॉम ने दुनिया भर के लोगों से इस नई गाइडलाइन को फॉलो करने के लिए कहा है। लेकिन हम आम लोग इस नई गाइडलाइन को कैसे समझें, इसके बारे में क्या समझें, तो हमने इस रिपोर्ट को आसान जबान में समझने के लिए बात की सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एंड एनर्जी डेवलपमेंट दिल्ली की सीनियर प्रोग्राम मैनेजर अंकिता ज्योति से। तो ये जो WHO की एयर क्वालिटी गाइडलाइन जो कल जारी हुई है पहले, तो वो बताने से पहले थोड़ा हमें ये भी समझना होगा कि वायु प्रदूषण कहते किसको है। तो ये जो हमारा पूरा वातावरण है, इसमें अगर कोई ऐसे पदार्थ, चाहे वो गैसेस पोल्यूटेंट हो, जिस जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या धूलकण, जिसको हम पार्टिकुलेट मैटर भी कहते हैं, तो इनकी मात्रा जब बढ़ जाती है और वो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने लगती है, तो उसको ही हम वायु प्रदूषण के नाम से जानते हैं और वो समझते हैं हम। अब ये जो मात्रा बढ़नी है या किस मात्रा तक रहेगी, ये सारे जो तत्व हैं, जो गैसेस पोल्यूटेंट्स हैं या जो पार्टिकुलेट मैटर है, वो किस लेवल तक रहेंगे कि वो हमारे स्वास्थ्य को इम्पैक्ट नहीं करें, हमारे हेल्थ को इम्पैक्ट नहीं करें, वही गाइडलाइंस, वही लेवल को लेकर WHO ने वही लेवल कल जारी किया है। बहरहाल ये जो कल उन्होंने जो जारी किया है, ये उन्होंने रिवाइज फॉर्म किया है। पिछले लगभग 15 साल से हमने WHO की एक 2005 में पहली एयर क्वालिटी गाइडलाइंस आई थी, उसी गाइडलाइंस को लगातार फॉलो किया जा रहा था और कल उन्होंने उसको और रिवाइज और टाइटन एयर क्वालिटी गाइडलाइंस रिलीज की है। जैसे मैं आपको बताऊं, पहले जैसे पार्टिकुलेट मैटर जो PM 2.5, जो धूलकण हम कहते हैं, जो बहुत बारीक होते हैं, इतनी बारीक कि वो एक जगह, अगर यहाँ पे PM 2.5 अगर किसी एक पॉइंट से निकले तो वो हजारों किलोमीटर दूर जा सकता है, वो इतना लाइट वेट होता है। तो उसके बारे में पहले WHO की गाइडलाइन साल 2005 की कहती थी कि अगर सालाना अगर 24 घंटा औसत आपकी हवा में PM 2.5 का स्तर अगर 20 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर है,
तब मतलब ऐसी हवा में अगर आप सांस ले रहे हैं मतलब वो आपके स्वास्थ्य को बहुत इम्पैक्ट नहीं करेगी। लेकिन अब उन्होंने उसको और टाइटन कर दिया है और उस 20 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर को इस नई गाइडलाइन से 15 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर कर दिया गया है। तो यही वो WHO की एयर क्वालिटी गाइडलाइंस है। और अगर बहुत सरल सवाल जवाबों में अगर आपको बताऊं तो हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि एग्जाम के जो पासिंग मार्क्स होते हैं, मैं जब कॉलेज में थी तो मेरे एग्जाम के पासिंग मार्क्स 35 मार्क्स 100 में आ जाए तो आप पास हैं। तो यही वो पासिंग मार्क्स WHO की गाइडलाइंस इन पोल्यूटेंट को लेकर बताती है। अंकिता, नई गाइडलाइन में पॉल्यूटेंट कंसंट्रेशन का जिक्र आया है और उसे बहुत घातक बताया गया है। ये क्या होता है, थोड़ा बताइए। पोल्यूटेंट बेसिकली देखिए, जो 5-6 पोल्यूटेंट हैं जो बहुत डेंजरस है, जिसमें एक पार्टिकुलेट मैटर है हमारा जिसमें PM10 कहते हैं, PM2.5 कहते हैं, या PM2.5 से जो छोटे धूलकण होते हैं उसको भी कहते हैं। बाकी हमारे जो गैसियस पोल्यूटेंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन है हमारा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। तो ये कुछ 5-6 पोल्यूटेंट को चिन्हित किया गया है इस गाइडलाइंस में, जो खैर पिछले वाले गाइडलाइंस में भी यही पोल्यूटेंट है हमारे। अब ये पार्टिकुलेट मैटर का जो कंसंट्रेशन है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि मैं अभी बता रही थी कि PM2.5 वो इतने बारीक धूलकण होते हैं कि अगर हम सांस ले रहे हैं और उस हवा में PM2.5 की मात्रा बहुत ज्यादा है तो मेरे वो नेजल पैसेज से वो मेरे ब्लड स्ट्रीम तक वो घुलने की उसकी कैपेसिटी है। और खास तौर पे अगर मैं भारत की बात करूं तो हमारे भारत में किसी भी स्टेट की आप बात करें जहां प्रदूषण एक अहम मुद्दा बन के तौर पर उभरा है, वहां पे आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा अगर किसी प्रदूषण की संख्या बहुत ज्यादा है, लेवल बहुत ज्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, वो PM2.5 और PM10 का होता है। बाकी जो ये गैसेस पोल्यूटेंट हैं जो हम NOx, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोल रहे हैं, वो अपनी सीमा के अंतर्गत ही कहीं ना कहीं है। तो ये बहुत, इसलिए हमारे लिए पार्टिकुलेट मैटर बहुत जरूरी है। एक जो आपने कंसंट्रेशन की बात की, वो एक कंसंट्रेशन एक यूनिट की तरह, जो साइंटिफिक टर्म में एक यूनिट की तरह उसका इस्तेमाल किया जाता है किसी भी प्रदूषण को मापने के लिए। जैसे पार्टिकुलेट मैटर का कंसंट्रेशन कहते हैं माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो बहुत सरल भाषा में हम ऐसे समझते हैं कि एक वॉल्यूम क्यूबिक मीटर अगर हवा है तो उसमें कितनी मात्रा में कितने ग्राम धूलकण है, कितने माइक्रोग्राम धूलकण है। तो उसको वैसे थोड़ा डिफाइन करने की कोशिश किया जाता है। ये बहुत साइंटिफिक और थोड़ा साइंस बेस्ड टर्म है, बट सिंपल तौर पे मैंने थोड़ा बताने की कोशिश की आपको ये पार्टिकुलर पॉइंट। विदेश की बात कर ली, प्रदूषण की कर ली, तो चलिए अब आपको लिए चलते हैं लिथुआनिया, जहां की डिफेंस मिनिस्ट्री ने आम लोगों को चाइनीज स्मार्टफोन से तौबा करने की हिदायत दी है। कहा है कि अपने चीनी स्मार्टफोन्स को कूड़ेदान में फेंक दीजिए। चीनी कंपनी शाओमी कॉर्पोरेशन ने स्मार्टफोन की दुनिया में अपना दबदबा बनाया हुआ है। देश दुनिया में जाने कितने लोग इस ब्रांड के फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन लिथुआनिया ने तो कह दिया है कि मत कीजिए। सवाल यह है कि क्यों कहा लिथुआनिया ने ऐसा अपने लोगों को? तो हमने पूछा इंडिया टुडे टेक के असिस्टेंट एडिटर मानस तिवारी से। देखिए, एक तो मैं पहले थोड़ा सा बैकड्रॉप दे दूं कि इन दोनों जो कंट्रीज हैं, चाइना और लिथुआनिया, इनके जो रिलेशंस हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं रहे हैं रिसेंटली। कुछ पॉलिटिकल जो रिलेशंस हैं वो थोड़े से सार हो गए थे, आपस में कुछ इनकी अनबन चल रही थी और उसका इफेक्ट यहाँ भी थोड़ा थोड़ा देखने को मिल रहा है। लेकिन जो इशू है यहाँ पर मेन वो ये है कि जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने आइडेंटिफाई करा है कि कुछ चाइनीज मोबाइल फोन्स हैं और उन्होंने स्पेसिफाई करा है शाओमी का इन्होंने नाम लिया है, जो इनफैक्ट इंडिया में भी इस समय नंबर 1 स्मार्टफोन कंपनी है। और लिथुआनिया की डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना यह है कि जो शाओमी के जो स्मार्टफोन्स हैं, स्पेशली जो फ्लैगशिप फोन्स है, फॉर एग्जांपल Mi 10T 5G की यहाँ बात की गई है, वहां पर कुछ ऐसे इस तरह से सॉफ्टवेयर को ट्वीक कर दिया गया है जिसकी वजह से कुछ टर्म्स जो है वो फोन्स पर आप टाइप नहीं कर सकते या इन अ वे बैन है। इनफैक्ट जो कीबोर्ड भी है फोन का, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए अपने लिसनर्स को बता दूं कि आपको शायद पता होगा कि हर एक फोन एंड्रॉइड पर चलता है, पर एंड्रॉइड के ऊपर सारी कंपनियां अपना एक खुद का सॉफ्टवेयर बनाती हैं और उसे कस्टमाइज कर देती हैं। फॉर एग्जाम्पल शाओमी का MIUI है, सैमसंग का One UI है, OnePlus का Oxygen OS है, और इसमें वो काफी सारे कस्टमाइजेशंस ऐड करते हैं। और यहाँ पर बात ये कही जा रही है कि जो शाओमी ने कुछ इस तरह का कस्टमाइजेशन किया है जिसकी वजह से आप इस तरह के टर्म्स जैसे फ्री तिब्बत या लॉन्ग लिव ताइवान इंडिपेंडेंस, डेमोक्रेसी मूवमेंट, ये सब चीजें जो है आप उस पर टाइप ही नहीं कर सकते। एंड इन अ वे दैट इज नॉट राइट एज वेल। हालांकि शाओमी ने भी जो कहा है, शाओमी का जो स्टेटमेंट है, हमारी उनसे बात भी हुई थी एंड दे सेड कि भाई हम लोगों ने इस तरह का कोई भी
सॉफ्टवेयर चेंज नहीं करा है। इनफैक्ट हम बिलीव करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच में, और हम कभी भी इस तरह का कोई जो है इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे रूल। लेकिन हाँ, जो रीजन है वो यही है जिस वजह से लिथुआनिया के डिफेंस मिनिस्टर ने लोगों को बोल दिया कि आप चाइनीज फोन बिल्कुल मत यूज कीजिए, इनफैक्ट उसे आप फेंक ही दीजिए। मानस, ये तो लिथुआनिया की बात है। भारत के क्या हाल है? हमारे देश में कितने लोग ऐसे हैं जो इन चाइनीज स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल करते हैं, और इससे प्राइवेसी या सेंसरशिप पर क्या फर्क पड़ेगा? बहुत बड़ा नंबर इंडिया में जो आजकल स्मार्टफोन यूजर्स का है वो चाइनीज फोन ही यूज कर रहे हैं। आप अगर टॉप 5 कंपनीज की बात करते हैं जो सबसे ज्यादा स्मार्टफोन इंडिया में शिप करती हैं या बेचती हैं, तो उसमें शायद एक सैमसंग ही है जो चाइनीज नहीं है। उसके अलावा शाओमी, वीवो, ओप्पो, रियलमी, ये सब चाइनीज कंपनीज ही हैं जिनका बेस चाइना से ही है। तो इन अ वे हमारे यहाँ तो एक बहुत बड़ा यूजर बेस है, और ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि जब इस तरह कोई कंसर्न आया है। पहले भी प्राइवेसी को लेकर काफी सारे कंसर्न रहे हैं, सवाल जो है खड़े किए गए हैं पहले भी कि क्या डेटा सेफ है, डेटा कहाँ जा रहा है, उस पर भी बहुत सारे सवाल खड़े किए गए हैं। और मतलब इश्यूज हैं, मतलब वो सबको पता है, जो भी इस इंडस्ट्री में है उन्हें भी आइडिया है कि हाँ, ऐसा जो प्राइवेसी है वो मिथ है। यहाँ पर बात प्राइवेसी से बढ़कर थोड़ा एक स्टेप आगे चली जाती है, बिकॉज आप सेंसरशिप की बात कर रहे हैं कि आप एक तरह से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उस पर भी थोड़ी सी बात आ जाती है कि अगर मुझे कुछ बात कहनी है या मुझे डिस्कस करनी है तो आप मुझे रोक कैसे सकते हो उस बात को कहने से। अभी तक हमने इंडिया में इस तरह का कुछ देखा नहीं है किसी भी कंपनी से। इनफैक्ट जैसा मैंने आपको बताया, शाओमी तो ये भी कह रहा है कि हमने वहां पे भी ऐसा कुछ नहीं किया फिलहाल, अभी तक नहीं देखा है। लेकिन अगर हाँ, ऐसा जेन्युइनली कहीं हुआ है, किसी भी रीजन में हुआ है, चाहे वो यूरोप में हो रहा है, चाहे कहीं और कंट्री में हो रहा है, कंसर्निंग तो डेफिनेटली है, बिकॉज ऐसा होना नहीं चाहिए। हर किसी को हक होना चाहिए, चाहे वो, एंड स्मार्टफोन तो आज की डेट में सबसे ज्यादा टाइम मुझे लगता है हम अपना किसी भी दिन में स्मार्टफोन पर ही बिताते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के लिए हो, नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस के लिए हो, या वॉट एवर। आई थिंक वी स्पेंड मोस्ट ऑफ आवर टाइम ऑन स्मार्टफोन्स, तो वहां पर बिल्कुल भी इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए। और अब विदा का वक्त है। आज पढ़ाकू नितिन का नया एपिसोड आ गया है, और इस बार बात की है हमने देश के मशहूर म्यूजिक बैंड यूफोरिया के साथ। पलाश सेन से मुलाकात हुई हमारी। उनसे पूछा कि 90s में छा जाने वाले सोलो आर्टिस्ट्स और बैंड ये सब कहाँ चले गए। बहुत कुछ अंदर की बातें उन्होंने बताई इस पॉडकास्ट में, तो सुनिएगा ज़रूर। सुनने के लिए बस इतना ही करना है कि या तो आज तक रेडियो के पेज पर पढ़ाकू नितिन आपको मिल जाएगा, वहाँ सुन लीजिए, या फिर किसी भी पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, विंक, जियो सावन, कहीं भी, स्पॉटिफाई वगैरह, यहाँ पर आप बस जाकर लिखिए पढ़ाकू नितिन, इतना ही करना है। फिर सुनने के बाद ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा radio@aajtak.com पर। और मेल लिखने में यदि आलस आ रहा है तो फिकर नॉट, व्हाट्सएप नंबर भी है, वॉइस नोट भेज दीजिए 9953323303 पर। आज का दिन भर प्रोड्यूस किया है खुशबू कुमार ने, और साउंड मिक्सिंग की है कपिल देव सिंह ने। मेरा नाम नितिन ठाकुर। सुनते रहिए आज तक रेडियो। अपार हर्ष के साथ सभी सुनने वालों को सूचित किया जाता है कि वॉइस नोट में, आवाज में अपना रिएक्शन भेजना चाहते हैं, और वो आसान भी है, बस बटन दबाइए, भेजिए। तो नंबर है, लिख लीजिए कि 9953323303। जो लोग दूरदर्शन के अभ्यस्त हैं उनके लिए मैं पढ़ दूं इसको, 9953323303। गुमशुदा तलाश के लेकिन ठीक है, इसमें मतलब 3 ताल का जो नंबर आपने बताया है उसमें 5 बार 3 आया है, तो याद तो बाकी 5 ही करने हैं। हाँ तीन की भरमार है इसमें। हाँ, 3 ताल में 3 की भरमार होनी भी चाहिए।